नमस्कार दोस्तों, ओनली जीएस मास्टर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे तथ्य आपको मिलेंगे आज के वीडियो में जो कि बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करने हैं। आरओ, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें जीएस है तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए कि कितने प्रश्नों के आंसर आपको पहले से पता है। पहला कर्नाटक युद्ध जब हुआ था तो इसकी समाप्ति किस सन से हुई थी, ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखो फ्रेंड्स, कुल मिला के कर्नाटक युद्ध कितने हुए थे तो 3 हुए थे। पहला कर्नाटक युद्ध यूरोप में देखो लड़ा गया था, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत होती है 1946 से, सॉरी 1746 से, और ये 1748 तक चला था पहला कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध किसी किसके मध्य था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। यूरोप में वर्चस्व को लेकर लड़ाई 1740 में ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 1746 में होती है और 1748 में ये समाप्त हो जाता है एक्स-ला-सैपल की संधि के अंतर्गत। दोस्तों इसके बाद बात करें तो मात्र 2 साल के बाद यानी कि 1746 के बाद 1749 में दूसरे कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हो जाती है जो कि लड़ा जाता है 1754 तक, और इसकी समाप्ति होती है पुडुचेरी की संधि से। लेकिन यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। मात्र 2 साल के बाद, दो साल का अंतर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो मात्र 2 साल के बाद यानी कि 1756 से लेकर फिर 1763 तक 7 साल तक एक युद्ध लड़ा गया। इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं, कर्नाटक युद्ध। और पेरिस शांति संधि के अंतर्गत फिर इसका जो है समापन हुआ। तो तीनों संधियां जो हैं, एक्स-ला-सैपल, पुडुचेरी और पेरिस शांति संधि, ये तीनों संधियां कर्नाटक युद्ध से संबंधित हैं। क्रमशः इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी प्रश्न बन के एग्जाम में आ सकता है। राजस्थान का सफ़ेद शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है किसको? अगर आप बात करेंगे यहाँ पर जयपुर तो गलत हो जाएगा। जयपुर को गुलाबी पिंक सिटी कहा जाता है। सफ़ेद शहर कहा जाता है दोस्तों उदयपुर को। उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि पूर्व का वेनिस जो है ये उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर की स्थापना कब होती दोस्तों? तो 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो दोस्तों हमारे जो वेद हैं उनकी संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पर जो गोपथ ब्राह्मण फ्रेंड्स, गोपथ ब्राह्मण ये अथर्ववेद से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा उत्तर है। अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। बात करें अगर यजुर्वेद के बारे में, तो यजुर्वेद एक तो आपका होता है कृष्ण यजुर्वेद और एक होता है आपका शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों ये है तैत्तरीय ब्राह्मण, और शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों इसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है। सामवेद के बारे में बात करें दोस्तों, तो सामवेद के अंतर्गत आपको पंचविश, खडविश, जैमिनी और छांदोग्य ब्राह्मण देखने को मिलेंगे। 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं सामवेद के। ऋग्वेद के ऐतरीय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो यहाँ पर आपको सभी ब्राह्मण ग्रंथों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बताइए कि पाखाल वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अगर यहाँ पर उत्तर देखेंगे पाखाल वन्यजीव अभयारण्य, तो ये फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है। कर्नाटक के बारे में बात करें तो कर्नाटक में जो मुख्य रूप से वन्यजीव अभयारण्य हैं, एक तो आपका बांदीपुर नेशनल पार्क हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा भद्रा नेशनल पार्क। इसके अलावा दोस्तों गुजरात में आप जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान है, और तेलंगाना में अगर हम बात करें तो तेलंगाना में मुदुमलई ये तमिलनाडु में पाया जाएगा। तेलंगाना में कौन सा एक बहुत ही जाना माना नेशनल पार्क है उसका नाम है, तो यहाँ पर तेलंगाना में 3 नेशनल पार्क आपको मिलेंगे। कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, दूसरा है महावीर हरिण या हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क, और तीसरा होता है मृगवानी नेशनल पार्क। तो ये 3 जो नेशनल पार्क हैं ये तेलंगाना में देखने को आपको मिलेंगे। पाखाल वाला आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न कई बार लोगों को कंफ्यूज करता है, हो सकता है कि आप भी कंफ्यूज हो जाएं। फिलहाल तो आप आंसर दीजिए, फिर पता चलेगा कि आप कंफ्यूज हैं या नहीं हैं। तो बताइए कि हड़प्पा जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत सारे लोग इसका उत्तर रावी सिंधु में गड़बड़ हो जाते हैं। फिलहाल दोस्तों याद रखिएगा कि रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा, ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें सिंधु नदी के तट पर 3 महत्वपूर्ण स्थल हैं। इसमें से एक आपका आमरी है, दूसरा कोडदीजी है और तीसरा आप जानते हैं मोहनजोदड़ो। तो आमरी, कोडदीजी और मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर हैं।
भोगवा नदी कहाँ पर बहती है दोस्तों? तो भोगवा नदी गुजरात में बहती है और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? लोथल। लोथल जो है ये भोगवा नदी के तट पर है और प्रवरा नदी के तट पर स्थित है दाइमाबाद। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बताइए कि एसडीजी गोल्स के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस एसडीजी गोल से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस एसडीजी गोल से संबंधित है दोस्तों? यानी कि क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो ये संबंधित है दोस्तों एसडीजी गोल 4 से। देखो फ्रेंड्स, कुल एसडीजी गोल कितने हैं? तो इनकी संख्या 17 है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। पहला होता है आपका नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी, छठवां हो जाएगा आपका स्वच्छ जल और स्वच्छता, सातवां आपका हो जाएगा सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, आठवां आपका है अच्छा कार्य और आर्थिक विकास, नौवां आपका हो जाएगा यहाँ पर उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, 10वां एसडीजी गोल है आपका असमानता कम करना। ये कई बार पूछा गया है, रिड्यूज इन इक्वलिटी, ये जो है आपका एसडीजी गोल 10 है। इसके अलावा दोस्तों जो 11वां वाला है ये भी इंपॉर्टेंट है, टिकाऊ शहर और समुदाय, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। इसके अलावा 12वां वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13, 14, 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 13वां आपका जो है वो है जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन। 14वां है आपका जल के नीचे जीवन, लाइफ बिलो वाटर। 15वां बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमि पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड। 16वां है शांति व न्याय मजबूत संस्थाएं और 17वां है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो आता है वो दूसरा वाला आता है यानी कि शून्य भूख, चौथा वाला आता है यानी कि क्वालिटी एजुकेशन, इसके अलावा 10वां रिड्यूस इनइक्वलिटी, 11वां टिकाऊ शहर और समुदाय, इसके अलावा जलवायु कार्रवाई यानी कि एसडीजी 13, एसडीजी 14 जल के नीचे जीवन और एसडीजी 15 भूमि पर जीवन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा बना है? कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि भारत आसियान का सदस्य है या नहीं है दोस्तों। तो बिल्कुल भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें आसियान के बारे में तो फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मतलब इसमें साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं वो शामिल हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में 8 अगस्त के दिन, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको कहाँ पर? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। कुल 11 सदस्य हैं, तो 11वां सदस्य बना था इसका तिमोर लेस्ते। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, लाओस और 11वां बना तिमोर लेस्ते। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही है। बताइए कि वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? वातापी कोंड की उपाधि दोस्तों किसने धारण किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसकी जो राजधानी थी वातापी पर अधिकार कर लिया था किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसके बाद उसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। तो आपका जो उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नरसिंह वर्मन द्वितीय की जो उपाधि थी दोस्तों ये क्या थी? तो अमित्रमल्ल की उपाधि जो थी ये किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इसके अलावा अगर बात करें तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने भी एक उपाधि धारण की थी। ये शत्रुमल्ल बने थे महेंद्र वर्मन प्रथम। और परमेश्वर प्रथम की जो उपाधि थी वो थी एक मल्ल। तो जो मल्ल वाली उपाधि है ये सभी जो कांची के पल्लव वंश के थे तो उनकी उपाधि थी। अब कांची के पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह वर्मा, वास्तविक संस्थापक जो था सिंह विष्णु था, अंतिम शासक था कंप वर्मा। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण, जैन और बौद्ध धर्म को समर्पित गुफा कौन सी है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ब्राह्मण, जैन और बौद्ध धर्म यानी कि बेसिकली हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म को समर्पित गुफा कौन सी है? तो दोस्तों ये है एलोरा की गुफा। ये कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ पर कुल कितनी गुफाएं हैं दोस्तों? तो कुल मिला के 34 गुफाएँ हैं, जिसमें 1 से 12 तक की जो गुफा है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बाद 13वीं से लेकर 29 नंबर की जो गुफा है ये हिंदू धर्म से संबंधित है। और इसके बाद 30 से लेकर 34 तक की जो गुफा है ये जैन धर्म को संबंधित है। इसका जो निर्माण दोस्तों ये कब हुआ था? तो पाँचवीं सदी से लेकर यानी 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य इसका निर्माण जो था वो किया गया था।
तो ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उलूग खान गियाउद्दीन ये किसकी उपाधियाँ थी? तो इसका उत्तर बनेगा बलबन। बलबन का मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन। ध्यान दीजिएगा इस पर भी। आशिका के रचनाकार कौन थे दोस्तों? तो आशिका एक प्रेम काव्य है। ये देवल देवी और खिज्र खां के प्रेम संबंध पर आधारित है। खिज्र खां ने आदेश दिया था अमीर खुसरो को कि आशिका की रचना करो, तब उन्होंने आशिका लिखी थी। बारबक्स शाह द्वारा दाखिल दरवाज़ा कहाँ पर बनाया गया था? तो दाखिल दरवाज़ा को देखो फ्रेंड्स, ये जो दाखिल दरवाज़ा है इसके बारे में पर्सी ब्राउन ने लिखा है कि हिंदू और मुसलमान स्थापत्य कला का यह बेजोड़ नमूना है। और इसका निर्माण करवाया था किसने? बारबक्स शाह ने करवाया था। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1906 का जो अहरार आंदोलन हुआ था ये किस प्रांत के मुसलमानों के द्वारा शुरू किया गया था? 1906 का जो अहरार आंदोलन था दोस्तों, ये शुरू हुआ था बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों के द्वारा। तो ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, अहरार आंदोलन। फिर आगे बढ़ते हैं। डलहौजी स्क्वायर बम कांड कब घटित हुआ? तो दोस्तों डलहौजी स्क्वायर बम कांड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, ये 25 अगस्त 1930 को घटित हुआ था। यहाँ पर 1908 का जिक्र आया है। तो 1908 में क्या हुआ था? अलीगढ़ बम कांड हुआ था। 1912 में दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1925 में हुआ था। चटगांव सत्रागार छापा ये घटना घटी थी 1930 में। चंपारण का जो सत्याग्रह था 1917 में स्टार्ट हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा दोस्तों 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल भी शुरू हुई थी। और रॉलर एक्ट ये कब आया था? तो 1919 में आया था। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। मृत्यु के बाद किस शासक को अर्श आसियानी की संज्ञा मिली? अर्श आसियानी की संज्ञा दी गई थी अकबर को। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो पहला राज्य बन गया दोस्तों ये उत्तराखंड, यानी कि विकल्प ए सही है। देखो राज्य के बारे में प्रश्न आ रहा है यहाँ पर, तो समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। नामीबिया की सद्भावना यात्रा पर कौन सा जहाज गया? तो दोस्तों नामीबिया की जो सद्भावना यात्रा पर गया था INS सुमेधा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। सौर कलंक की प्रक्रिया कितने वर्षों में पूरी होती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा कि सौर कलंक चक्र इसको कहते हैं, ये 11 वर्ष में पूरा होता है। तो क्या होता है सौर कलंक चक्र? देखो फ्रेंड्स, अधिकांश सौर कलंक समूहों में दिखाई देते हैं तथा उनका अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसकी ध्रुवीयता लगभग 11 वर्षों में बदलती है, जिसे एक सोलर साइकिल के रूप में जाना जाता है। सौर कलंकों की संख्या में लगभग 11 वर्षों के चक्र के दौरान वृद्धि तथा कमी होती है, जिन्हें क्रमशः सौर कलंक के विकास तथा ह्रास का चरण कहा जाता है। वर्तमान में इस चक्र की न्यूनतम संख्या या ह्रास का चरण चल रहा है। वर्तमान सौर चक्र की शुरुआत कब हुई थी? तो 2008 से मानी जाती है, जो अपने सौर न्यूनतम चरण में है। सौर न्यूनतम के दौरान सौर कलंकों सौर फ्लेयर्स की संख्या में कमी देखी जाती है। महान्यायवादी किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। महान्यायवादी किस अनुच्छेद से संबंधित है दोस्तों? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन सी 1976 अनुच्छेद 76। तो महान्यायवादी की जो व्यवस्था की गई है वो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग मिलता है आपको। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 153 ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है आपके प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये लिखा गया है अनुच्छेद 153 में। विधान परिषद की स्थापना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि विधान परिषद भारत के केवल 6 राज्यों में है। तो क्या आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि वो 6 राज्य कौन से हैं? डेफिनेटली बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो यूपी में है, बिहार में भी है। चलो मैं 4 बताता हूँ आपको, 2 आप बताना, ठीक है। यूपी में है, बिहार में है, इसके अलावा महाराष्ट्र में है, ठीक है। 3 में बताया, चौथा भी बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश में है। अब 5वां और 6वां आप बता दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। ये जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपका प्रश्न है। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से इसको लिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सीरीज जारी रहेगी। अगर आपको लगा है कि इस सीरीज से आपको फ़ायदा मिल रहा है तो नियमित रूप से
इस चैनल पर आइए, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। डेफिनेटली ये जो चैनल है ये आपके सामान्य ज्ञान और परीक्षा की तैयारी के लिए एक रामबाण चैनल है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर समझिए कि बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारे टिप्स, बहुत सारी चीज़ों से आप वंचित रह जाएंगे। और इसी के साथ अगर आप चाहें तो हमारी जो वेबसाइट है studyvidgyanprakash.com पर भी विजिट करके बहुत सारी जानकारियाँ, टेस्ट, क्विज सब कुछ लगा सकते हैं। धन्यवाद।